मुझे बताना है। तुम लोग का बेसिकली देखो पार्ट कवर हो गया स्टार्ट में, ठीक है। रिमेनिंग तुम लोग का जो बचा हुआ है वो कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मैंने अभी यहाँ पे लिस्टिंग करी है तुम लोगों के लिए, ठीक है। अभी जो गेट का सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है, थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा सा कम हुआ है गेट का। उस हिसाब से अगर मैं बताऊं तुम लोग को तो थर्मल का पार्ट ना गेट में बहुत नहीं आता है। थर्मल का पार्ट ज्यादातर उसमें आता है नेट में, तुम्हारे वो कार्नोट और इफिशियंसीज वगैरह ना वो सब नेट में आता है, गेट में नहीं आता। तो यहाँ पे पढ़ाने की नीड नहीं है उन सबको, क्योंकि बेसिकली तो आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे उन चीजों की नीड नहीं है पढ़ाने की। अच्छा, मगर थर्मोडायनेमिक का ना मैक्सवेल वाला जो पार्ट है ना वो आता ही आता है। मैक्सवेल के जो 4 इक्वेशंस है वो तो पूछे ही जाते हैं, इसको आप थोड़ा सा पढ़ के जाओगे। उसके बाद ये जो डिपेंडेंसी मैंने लिखा है ना, डिपेंडेंसी डायरेक्ट पूछ लेता है, चाहे वो सॉलिड में पूछे या फिर वो इसमें पूछे, थर्मल या स्टैट में पूछे, ठीक है। डिपेंडेंसी डायरेक्ट आती है, इनके लंबे चौड़े डेरिवेशंस एंड ऑल हैं, बट आपको इतना पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम जितने भी इंपॉर्टेंट डिपेंडेंसीज हैं हम एक जगह लिखवा देंगे, उनको बॉक्सिंग करो और उस पर थोड़ा सा ध्यान रखो कि कैसे क्या लिखवा रहे हैं, ठीक है। बाकी फेस ट्रांजिशन पढ़ना ही पढ़ना है आपको, वो आना है। ब्लैक बॉडी आनी है। ब्लैक बॉडी का नॉर्मल डेफिनेशन वगैरह आपको हम समझा देंगे कि क्या है क्या नहीं है, ब्लैक बॉडी एग्जैक्टली क्या है। उसके बाद ब्लैक बॉडी का भी डिपेंडेंसी ही पूछता है। ब्लैक बॉडी पे क्वेश्चंस नहीं आए होते, उस पर भी डिपेंडेंसी ही पूछती है। जो पूछता है वो हम आपको बताते हैं अभी, ठीक है। उसके बाद ये मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह ये क्या है क्या नहीं है ये भी हम आपको क्लियर करते हैं। अच्छा, एक और चीज होती ये है थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज को निकालना, ठीक है। जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन चीजों को फाइंड आउट करना। इन चीजों को फाइंड आउट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मतलब याद करने की नीड नहीं है। जब हम आपको को कैनोनिकल एग्जाम्पल पढ़ा रहे थे तो कैनोनिकल एग्जाम्पल पढ़ाते वक्त मैंने आपको डिराइव करा था, कुछ डेरिवेशंस करे थे, जिसमें से कि एक इक्वेशन लेकर के मैंने 2 मशीन गन्स को उठा करके उसके थ्रू मैंने पूरा सॉल्व किया था। उसमें आपका प्रेशर, टेम्परेचर, एंट्रोपी सब निकल करके आई थी, ठीक है। उसी को ध्यान में रखो, अलग से थर्मोडायनेमिक्स में चीजों को पढ़ने की कोई नीड नहीं है। अगर आपको वो ध्यान में रहेगा ना तो आप इजिली जितनी भी क्वांटिटीज दिए होंगे या फिर जितने भी आपको निकालने होंगे वो आप इजिली वहां से ग्रेप कर सकते हो। उसके लिए बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिलहाल ये कुछ आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेरे को इसको कवर करना ही करना है। तो शुरू करते, एक एक करके चीजों को कवर अप करते, ठीक है। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तुमको मैक्सवेल इक्वेशन बता देते हैं। सुनो, अब यूट्यूब पे ना इसके लिए भरा पड़ा होगा कि इसको कैसे याद रखना है, क्या याद रखना है, किस तरीके से याद रखना है। यूट्यूब पे इसके लिए भरा पड़ा होगा, मगर सबका अपना अपना वे है याद करने का। कोई सीधे चारों याद कर लेता है, कोई थोड़ा सा घुमा के याद कर लेता है। मुझे सीधे पूरे पूरे नहीं याद होते चारों, मुझे आज तक सीधे एग्जैक्ट तरीके से नहीं याद है। हमें कुछ लिखना पड़ता है फिर हमारा वो निकलता है। तो जिस तरीके से मैंने पढ़ा है, जिस तरीके से मुझे याद था, उस तरीके से हम आपको भी बता देते हैं। फिर आप भी उस तरीके से करना, या तो आप उस मेथड से करो या तो आप सीधे 4 इक्वेशंस को याद कर लो। प्रॉब्लम इज योर्स, बट आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मैक्सवेल के 4 इक्वेशन दिमाग में रख करके जाना, ठीक है। कहीं ना कहीं ये चीजें इंपॉर्टेंट है स्टार्ट में। सुनो, अब पहले मैक्सवेल इक्वेशंस की बात करें तो देखो, एक लाइन याद रखो ऑलवेज, दैट इज गुड फिजिसिस्ट have studied under very fine teacher। इसमें देखो, इसका ना जो मेन पार्ट है वो देखो तुम लोग, इसमें क्या है, G P H S U V F T है। अब ना एक स्क्वायर फॉर्म करते हैं, इस स्क्वायर में वैल्यूज रखते हैं। देखो, अगर मैं शुरू करूं, यहां से शुरू करूं बीच से, ठीक है। गुड फिजिसिस्ट have studied under very fine teacher, ठीक है।
दिख रहा है तुम लोगों को? थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख दूं क्या? थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख देते हैं रुको। एक आपने स्क्वायर फॉर्म करना है, ठीक है? एक स्क्वायर फॉर्म करके सेम चीज जो ये लिखी है ना उसका फर्स्ट पार्ट मतलब फर्स्ट अल्फाबेट वो लिखो। देखो, गुड फिजिसिस्ट हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखा, अब दिख रहा है। ये तुम्हारा एक स्क्वायर फॉर्म हो गया। अब इसका मतलब क्या है? G4 गिव्स फ्री एनर्जी, P प्रेशर, H एंथैल्पी, S क्या है? एंट्रोपी, U एनर्जी, V वॉल्यूम, F फ्री एनर्जी, T टेम्परेचर। ठीक है, मैं लिख दूं क्या कहीं? देखो, G गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है, P प्रेशर, S इज इक्वल टू एंट्रोपी, H एंथैल्पी, T टेम्परेचर, V वॉल्यूम, F फ्री एनर्जी, U इंटरनल एनर्जी। ठीक, सबके हो गए? ठीक है, अब व्हाट यू हैव टू डू इज, एक काम करो, एक बार इधर से इधर जाओ, एरो इधर से इधर मारो। ठीक है, जब इधर से इधर एरो मारोगे तो ये क्या है? T डेल T बाई डेल V, ठीक, कीपिंग जो इसके डायगोनली है उसको कांस्टेंट कर दो, कीपिंग एस कांस्टेंट इज इक्वल टू, फिर इसको भी इस तरीके से करो भाई, अब करा है तो, ठीक है, दैट इज डेल P बाई डेल S, क्या कांस्टेंट? अब इसके डायगोनल क्या है? यहाँ पे V है, कीपिंग V कांस्टेंट। ठीक भाई, अब इसका काम तो हो गया, अब इसको काटो, अब इस साइड से करो, मतलब इसको नीचे से ऊपर लेके जाओ, इसको भी नीचे से ऊपर लेकर के जाओ। देखो, डेल V बाई डेल T कीपिंग, अब इसके डायगोनल क्या है? P कांस्टेंट इज इक्वल टू, ये पे ऐसे डेल S बाई डेल P कीपिंग, इसके डायगोनली T कांस्टेंट। ठीक, चलो भाई इसको भी मिटा लो, इसका भी काम हो गया। अब क्या करना है आपने? इधर इधर तो हो गया, इधर जाओ, कीपिंग डेल T बाई डेल P कीपिंग, इससे डायगोनली क्या है? S कांस्टेंट इज इक्वल टू, इधर भी ऐसे ही जाओ, नीचे भी, देन यहाँ पे तुम्हारा क्या है? डेल V बाई डेल S कीपिंग, V के डायगोनली क्या है? P कांस्टेंट। ठीक, फिर इधर तो हो गया, अब ऐसे जाओ एक बार उल्टा घूम करके, यहां भी उल्टा जाओ घूम करके, देन यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा? इसको मिटा लो, बहुत हो गया ये। देखो, कीपिंग डेल P बाई डेल T कीपिंग व्हाट कांस्टेंट, इसकी डायगोनली क्या है? V कांस्टेंट इज इक्वल टू, इसको भी इस साइड से जाओ, देन डेल S बाय डेल V कीपिंग, इसकी डायगोनली क्या है? T कांस्टेंट। चार तुम्हारे मैक्सवेल के इक्वेशंस निकल करके आ गए। देखो, अब रही बात नेगेटिव साइन लगाने की, तो मेरी एक बात को थोड़ा सा ना नोट करके लिखो, यहां पे ना तुम नोट डाल दो, when S and P
are together, then use नेगेटिव साइन। ठीक, जहां पे भी S और P साथ में आएगा वहां पे नेगेटिव साइन का आपको यूज करना है। देखो यहाँ पे S और P साथ में आ रहा है, देन यूज हियर नेगेटिव साइन। ठीक, यहाँ पे देखो S और P साथ में आ रहा है, ठीक है, देन यहाँ पे भी नेगेटिव साइन लगाओ। यहाँ पे देखो S और P आ रहा है साथ में, ये नेगेटिव, यहाँ पे भी S और P आ रहा है नेगेटिव, मतलब क्योंकि दोनों तरफ नेगेटिव नेगेटिव आ गया, देन नेगेटिव नेगेटिव शुड बी कैंसल्ड आउट। यहाँ पे देखो कहीं पे भी अब S और P साथ में नहीं है, देन लीव। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, सिंपल सा ट्रिक है, ना कोई ज्यादा घुमाना ना कोई ज्यादा फैलाना। मुझे इस तरीके से याद रहा है, मुझे लगता है ये थोड़ा सा इजी वे है मैक्सवेल के 4 इक्वेशंस को याद रखना, क्योंकि कभी कभी ना ये दे देता है तो ये पूछ लेगा, कभी कभी ये देगा तो वो पूछ लेगा, मतलब इसमें से मतलब कहीं ना कहीं से ना इसमें घुमा घुमा के पूछ ही लेता है कुछ ना कुछ। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप लोग दिमाग में रखोगे तो ज्यादा बेटर है चीजों को पढ़ने के लिए। एक बार हम फिर से बता देते हैं कि पूरा मैंने क्या करा है। देखो मुझे ना एक लाइन याद रखनी है, दैट इज गुड फिजिसिस्ट हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर। ठीक, गुड फिजिसिस्ट हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर। उसके बाद मैंने एक बनाया स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर बना करके मैंने बीच से शुरू करा। भाई कोई भी चीज बीच से करो ना स्टार्ट, क्या फर्क पड़ता है। देखो अब मैंने हर चीज का एक फर्स्ट लेटर उठा करके यहाँ पे रख दिया, जैसे गुड फिजिसिस्ट हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर। ठीक, ये हो गया। अच्छा, अब इन सब का मतलब क्या है। जी मतलब गिव्स फ्री एनर्जी, प्रेशर, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम, फ्री एनर्जी, टेम्परेचर। ठीक, ये तुम्हारा हो गया। अच्छा, अब इसके होने के बाद व्हाट यू हैव टू डू इज, एक बार ऐसे एरो करो, ठीक, एक बार ऊपर साइड एरो करो, एक बार ऐसे एरो करो, एक बार इस साइड में एरो करो, तुम्हारे 4 इक्वेशंस अपने आप ही मिल जाएंगे। देखो जब तुम ऐसे नीचे की तरफ एरो करोगे, तुम्हें क्या करना है, स्टार्टिंग यहां से है ना, एंडिंग यहां पर है, और इसके डायगोनली जो होगा वो यहाँ पे कांस्टेंट होगा, जैसे कि डेल टी बाय डेल वी अपॉन इसमें एस कांस्टेंट। ठीक, इज इक्वल टू डेल पी बाय डेल एस कीपिंग वी कांस्टेंट। ठीक, उसी तरीके से दूसरे में देखो, अगर तुम इसको पलट दोगे, बिल्कुल रिवर्स कर दोगे यहाँ पे इस तरीके से, तो तुम्हारा क्या होगा, ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, देन दैट इज कीपिंग डेल वी बाय डेल टी कीपिंग इसके डायगोनली पी कांस्टेंट। उसके बाद डेल एस बाय डेल पी इसके डायगोनली टी कांस्टेंट। ठीक, अच्छा, उसके बाद एक बार इस तरीके से एरो लेके जाओगे तुम लोग दोनों साइड, एक बार इस तरीके से एरो लेकर के जाओगे दोनों साइड, यू गॉट द रिजल्ट। एंड उसके बाद जहां पे भी S और P साथ में आएगा, जहां पे भी जिस भी जगह पे S और P साथ में आएगा वहां पे आप नेगेटिव साइन का यूज करोगे। इस देखो यहाँ पे S और P साथ में आया, यूज दिस नेगेटिव साइन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे S और P साथ में नेगेटिव लगाया मैंने, यहाँ पे S और P साथ में है, मगर दोनों साइड है ना, तो यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसल्ड आउट। ठीक, अच्छा देखो यहाँ पे कहीं पे भी आप S और P साथ में नहीं है, देन ये जो आपके निकल के आते हैं ये आपके 4 मैक्सवेल के इक्वेशंस हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के चलो, या तो चारों सीधा तुम इसको याद करो डायरेक्ट, या तो तुम इतना रायता फैला के फिर याद करो, तुम्हारी मर्जी, तुम कैसे याद करते हो कैसे नहीं। मुझे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं हम, मुझे याद नहीं रहते, इसलिए हम इस तरीके से पूरा इसको याद रखते हैं, मुझे एक ही बार में चीजें याद रहती हैं। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें कैसे याद रखना है तो जिस भी तरीके से रखो, बट इसको तुम थोड़ा सा माइंड में लेके चलो। ठीक है, उसके बाद उठाते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, लेक्चर तो लिया ही होगा तुम लोगों ने। देखो ये हो गया। अब आप लोग आओ नेक्स्ट चीज में जैसे देखो हम तुम लोग को बताते हैं अब ये, ठीक, इसको तुम बता दो, हो गया ना ये एक मार्क, ये हो गया ये बिल्कुल
अच्छा, अब ये इसकी बात करते हैं। मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा सा ना ये स्लो चल रहा है, इसको जरा कुछ ड्रॉप्स पिला दिए जाए। हाँ, एक मिनट। समझ में आ रहा है तुम लोगों को चीजें? देखो, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जैसे कि तुम लोगों ने अभी तक इसमें पढ़ा ना, स्टार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तुम लोगों को मैंने बताया था ना, किसी पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तुम लोग के जिस तरीके से मैक्रो स्टेट में। जैसे देखो, अगर मैं तुमको एक नॉर्मल सी बात बताऊं कि सपोज दैट तुम्हारा ना कुछ एनर्जी लेवल गिवन है, चल के नहीं रहा भाई बात करिए, तो तुम्हारे कुछ एनर्जी लेवल्स तुम्हारे गिवन है, ठीक। अब इन एनर्जी लेवल से मान लो ये E1 है, E2 है, E3 है, ये क्या है तुम्हारा, मान लो EI है, ठीक। अब इसकी डिजेनरेसी भी होगी, मान लो इसकी G1, इसकी G2, इसकी G3, इसकी GI है मान लो, ठीक। अच्छा, अब अगर आपको मैं बोलूं कि आप मुझे ये बताओ कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुए हैं, ठीक। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस पर डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से हुए हैं, तो आप मुझे बोलोगे कि मैम मुझे ना निकालना है ओमेगा। अगर मैं ओमेगा निकाल लूं तो मुझे पता होगा कि कितने पार्टिकल्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ठीक। अच्छा, सही है जी। अगर आप ओमेगा निकालते हो देन यू हैव टू नो कि पार्टिकल्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं आपके, ठीक है। देन अगर चलो टोटल एनर्जी आपकी क्या होगी, अगर यहां से मैं इसको बोलूं कि आपकी टोटल एनर्जी बताओ भाई, तो टोटल एनर्जी क्या होगी, समेशन ऑफ EI इंटू NI होगा। इसका मतलब टोटल एनर्जी, इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू उसकी एनर्जी, फिर पार्टिकल, फिर उसकी एनर्जी, तरीके से पूरा होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, टोटल पार्टिकल्स कितने होंगे, समेशन NI होगा, N1 प्लस N2 प्लस N3, ठीक। अच्छा, ये हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि भाई मुझे बताओ कि कितने नंबर ऑफ वे, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, मतलब ओमेगा क्या होगा इसका, आप मुझे क्या बताओगे। अगर मान लो ये बोसॉन्स है, ठीक है, सपोज दैट ये पार्टिकल बोसॉन्स है, तो आप मुझे बोलोगे ओमेगा होगा Ni प्लस GI माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन Ni फैक्टोरियल इंटू GI माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक। अच्छा, ये बात तो हो गई एक सिस्टम की, एक मतलब एनर्जी लेवल की, जिसमें से कि आपके Ni पार्टिकल और G जितने होंगे उसको आप उठा करके यहाँ पे रख दोगे, ठीक। मतलब एक चीज की आपकी हुई। अगर आपको मैं बोलूं कि आपके पास टोटल सिस्टम है जिसमें बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा है और एक बड़ा सिस्टम है आपके पास, तो उस कंप्लीट सिस्टम का आप मुझे मतलब माइक्रोस्टेट बताओ कितना होगा। आप मुझे क्या बताओगे, कंप्लीट सिस्टम का बताने के लिए आप क्या करोगे, आप इसका निकालोगे, इसका निकालोगे, इसका निकालोगे, फिर सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, यही तो करोगे। अगर आपको मैं बोलूं कि आपके पास एक डाइज है क्यूबिक फॉर्म में, इस डाइज के 6 फेज हैं, आप मुझे बताओ कि कितनी पॉसिबिलिटी है उसके आने की, तो आप क्या करते हो, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 करते हो,
पॉसिबिलिटीज बताते हैं उसकी दो बार में कितना आ सकता है। तो उसी तरीके से अगर आप इसका भी अगर मैं आपको बोलूं निकालने के लिए कि नंबर ऑफ वेज बताओ, जितने नंबर ऑफ वेज में पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो आप मुझे क्या बताओगे, आप ओमेगा मल्टीप्लाई करो, ओमेगा मल्टीप्लाई, आप टोटल सिस्टम का बता लोगे इस तरीके से, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, टोटल सिस्टम का प्रोबेबिलिटी ये हुआ। देन होता क्या है, अगर मैं नॉर्मल वे में बोलूं, देन द वैल्यू ऑफ n फॉर विच द थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम, मतलब ओमेगा मैक्सिमम हो जिसका, वो होता है मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अब इसका मतलब समझो, जैसे देखो तुमको मैंने एक एग्जांपल दिया था ना कुछ टाइम पहले, मान लो एक क्लास थी, ठीक है, उस क्लास के अपने मैक्रो स्टेट्स थे, ठीक। अब उन मैक्रो स्टेट्स के कई अपने माइक्रो स्टेट्स होंगे, मान लो इसके 2 थे, इसके 15 थे, इसके 5 थे, इसके 7 थे, है ना, उनके अपने माइक्रो स्टेट्स होंगे। अच्छा, उनके अपने माइक्रो स्टेट्स होंगे तो इसका मतलब होगा कि उतने वेज में वो उसमें डिस्ट्रीब्यूट हुए हों, ठीक। सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, वेट। सॉरी यार, देखो कंटिन्यू करो फटाफट से। देखो हम तुम्हें क्या बता रहे थे, देखो तुम्हारी एक है एनर्जी लेवल्स, ठीक है, इसकी अपनी पर्टिकुलर डीजेनरेसी होगी, ठीक है। इसमें अगर मैं आपको बोलूं कि आप मुझे बताओ कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ठीक है, मतलब कितने माइक्रो स्टेट्स में किस तरीके से गए हैं, तो आप मुझे क्या करोगे, अगर वो बोसॉन्स होंगे तो आप मुझे इस तरीके से करके बता दोगे कि भाई इस तरीके से हुए होंगे, ठीक है। अगर आपको मैं बोलूं कि आप मुझे टोटल सिस्टम का बताओ कि टोटल सिस्टम का क्या हुआ होगा, देन आप मुझे क्या करोगे, सारे ओमेगास को आपस में मल्टीप्लाई कर दो एंड यू गॉट द सिस्टम जिसमें पूरा का पूरा हुआ होगा। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जैसे मैंने आपको एक बताया था ना एग्जांपल, जैसे एक क्लास में मान लो इतने मैक्रो स्टेट्स हैं, ठीक है, उनके अपने पर्टिकुलर माइक्रो स्टेट्स होंगे, ठीक है। तो जिस माइक्रो स्टेट में, मेरी बात ध्यान से सुनना, जिस माइक्रो स्टेट में सबसे ज्यादा तरीके से नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे वही आपका मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे देखो इसमें यहाँ पे तो डिस्ट्रीब्यूशन 2 ही हुआ होगा ना, तो यहाँ पे तो कम है, सबसे ज्यादा किस में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, इसमें 15 डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, इसका मतलब 15 तरीके से सिस्टम में पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ठीक। इसका मतलब इसके 15 माइक्रो स्टेट्स है, इसका मतलब इसका ओमेगा सबसे ज्यादा है, ओमेगा सबसे ज्यादा है, इसका मतलब इसकी एंट्रोपी भी सबसे ज्यादा होगी, एज यू नो S इक्वल टू K ln ओमेगा, ये ज्यादा तो ये भी ज्यादा होगा। जब इसका ये भी ज्यादा होगा इसका मतलब इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे, देन ये आपका होगा मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ये पार्ट आपका होगा मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक। अच्छा, इसके क्वेश्चंस आते हैं, इनका अपना फॉर्मूला है, फॉर्मूला मतलब जैसे फॉर्मूला लेके चलते हैं तुम लोग के लिए, ठीक है, रुको, सी दिस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब कितने वेव में पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हुएंगे, GI अपॉन e की पावर अल्फा प्लस बीटा EI, ये होगा MV के केस में। फिर NI इज इक्वल टू GI अपॉन e की पावर अल्फा प्लस बीटा EI माइनस 1, ये होगा आपका बोसॉन्स के केस में। उसके बाद NI इज इक्वल टू GI अपॉन e की पावर अल्फा प्लस बीटा EI प्लस 1, ये होगा आपका फर्मी-डिराक के केस में। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं आपको ध्यान रखने के लिए, जिसमें कि जब भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन मांगेगा आप इन तीनों को अप्लाई करोगे, पार्टिकल को देखो वो कौन सा पार्टिकल है, उसके बाद आप इसको अप्लाई करोगे। कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स और डीजेनरेसी गिवन होता है, आपको मान लो टेम्परेचर पूछ दिया,
टेम्परेचर के लिए आप क्या करोगे, बीटा है ना, तो बीटा इज इक्वल टू 1/kT होता है। ठीक, यहाँ से बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, यहाँ से टेम्परेचर मान दिया है, तो आप उसको वहां पे वो पुट अप करोगे। ठीक है, अल्फा कांस्टेंट होता है आपका। ठीक, ये आपके क्वेश्चन में खुद ही गिवन होता है। EI एनर्जी लेवल वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, अगर वो रेशियो पूछा हो तो 1/e⁴ प्लस बीटा EI। इस चीज को आप ऐसे भी कर सकते हो, Ni इज इक्वल टू e⁴ प्लस बीटा EI, मतलब GI/Ni इज इक्वल टू e⁴ प्लस 1/kT इंटू EI। ठीक, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। अच्छा, इसमें भी सेम चीज, इसमें भी सेम चीज। बात ये ध्यान रखने वाली ये है कि MB में यहाँ पे कुछ नहीं होता, BE में यहाँ पे -1 होता है और फर्मी डिराक में यहाँ पे +1 होता है। इस बात को थोड़ा सा माइंड में लेकर के चलो। मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमान में यहाँ पे कुछ नहीं होता, बोस-आइंस्टीन में यहाँ पे -1 होता है, फर्मी डिराक में यहाँ पे +1 होता है। इस चीज को माइंड में सेटअप करके लेके चलिए आप लोग, क्या होता है, किस तरीके से होता है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चंस इससे बहुत घुमा के नहीं पूछता, डायरेक्ट पूछता है। मान लो ये दे दिया गया तो ये पूछ लेगा, ये दे दिया तो ऐसे पूछ लिया, या फिर ये दोनों दे देगा तो यहाँ पे टेम्परेचर पूछ दिया मान लो, या फिर ये सब दे दिया, एनर्जी पूछ दिया। जो भी देगा इधर उधर करके आपको फॉर्मूला तो पता ही है ना, आप इधर उधर करके आप वहां से कर लोगे ना कैलकुलेट। इजी पार्ट है आपका, ये है आपका मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, चलो अच्छा, इसको रब करें, आगे आगे कुछ बात करें। मुझे लगता है समझ में आया होगा, जिसको नहीं समझ में आएगा प्लीज, अगर इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क मी। ठीक, अच्छा, उसके बाद देखो तुम्हारा अब मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। उसके बाद तुम्हारी ना एक चीज शायद मैंने इसमें लिखी नहीं है, उसको भी कंसिडर करके लेके चलो। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, इसको भी थोड़ा सा लेके चलो। तुम्हारा ये हो गया। ठीक है, इसकी बात करते हैं। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन का मतलब होता है कि आपके एनर्जी लेवल में मान लो पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और उसके बाद जो बोस का टेम्परेचर होता है, मतलब उसको TB से करते हैं डिनोट, बोस टेम्परेचर पे आपके पार्टिकल सारे नीचे शटडाउन हो जाएं। मतलब जैसे मान लो यहाँ पे आपके कुछ एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक, जैसे मान लो E1, E2, E3, E4, E5, ठीक है, जितने भी हैं, मान लो इसकी डीजेनरेसी 2, G3, G4, G5 ऐसे इसकी डीजेनरेसीज है। ठीक है, देन अगर आपका ऐसा होगा, मान लो यहाँ पार्टिकल्स है, ठीक, कुछ यहाँ पार्टिकल्स है, कुछ यहाँ है, ठीक है, होता क्या है, ये तब होगा जब आपका टेम्परेचर बोस टेम्परेचर से ज्यादा होगा। ये आपका सेट टेम्परेचर है और ये बोस टेम्परेचर होगा। अगर ऐसा हुआ कि आपका बोस टेम्परेचर ज्यादा हुआ, होता क्या है देखो, एक मिनट,
सॉरी, देखो अगर ऐसा होता है कि टी भी ज्यादा हो, बोस टेम्परेचर ज्यादा हुआ, तो ये कंडीशन किस में किस में हो जाती है कन्वर्ट? देखो तुम्हारी ये है एनर्जी लेवल्स है एज इट इज, ठीक है। देन इसमें क्या होता है ना, तुम्हारे पार्टिकल्स ना एकदम से नीचे आ जाएंगे सारे, सब यही ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे, सब के सब, एक या दो ऊपर रहेंगे, या फिर ये भी प्रोबेबिलिटी ये सब नीचे स्थिर हो जाएंगे जब तुम्हारा बोस टेम्परेचर ज्यादा होगा टेम्परेचर से। यही तुम्हारी बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन होती है। इसका मतलब अगर तुम कह सकते हो कि यहाँ पे रैपिड डिक्रीज होता है, रैपिड डिक्रीज ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पे रैपिड पार्टिकल्स मतलब डिक्रीज हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर एक मैं तुमसे नॉर्मली बात करूं, तुम समझ रहे ना क्या होता है। जैसे मान लो सपोज दैट, फील कर लो, जैसे मान लो कोई क्लास है, ठीक है, उस क्लास में बच्चे हैं, ठीक है, कोई यहाँ कूद रहा है, कोई वहां कूद रहा है, कोई वहां कूद रहा है, और जैसे टीचर आए तैसे सारे नीचे, ठीक। सेम चीज यहाँ पे भी है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन में भी। अगर तुम लोग बुक में पढ़ने जाओगे ना, तो किसी छोटी सी चीज को ना पता नहीं कितना घुमा घुमा करके लिखा है कंफ्यूज करने वाली लैंग्वेज में, मत जाना बुक में, जो बताया है वही होता है, बिलीव करो। देखो अगर मैं नॉर्मल बात करूं, एक ना लेते हैं टेबल, मतलब एक लेते हैं लाइन, ठीक है। अब उस लाइन में मान लो यहाँ पे मैं लू T = 0 केल्विन है यहाँ पे, ठीक, सपोज दैट। फिर यहाँ पे लेते हैं T इज तुम्हारा बोस टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे मान लो तुम्हारा बोस टेम्परेचर के इक्वल है, ठीक, और यहाँ पे मान लो तुम्हारा टेम्परेचर बोस टेम्परेचर से ज्यादा है। होता क्या है इन सारे कंडीशंस में, देखो यहाँ पे जो तुम्हारा गैस है वो तुम्हारा नेचुरल बिहेव करेगा, ठीक, ठीक है। अच्छा, दूसरे वाले में अगर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, मतलब एकदम से सारे नीचे नहीं आ जाएंगे, धीरे धीरे अब प्रोसेस स्टार्ट हुआ कंडेंस होने का, आपस में कोलैप्स होने का, कोलैप्स नीचे आने का, मतलब फ्रीज पॉइंट टाइप सा नीचे आने का, ठीक है। कंडेंसेशन यहाँ से स्टार्ट होगा। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें कंडेंसेट हो चुका होगा, ठीक है, इसमें पार्टिकल कंडेंसेट हो चुका होगा। इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल, देखो मैक्सिमम नंबर बोल रहे हैं हमने, ऑल पार्टिकल्स नहीं बोला, इसलिए क्योंकि किसी भी तरीके से ना आप ऑल पार्टिकल्स पे चीजों को अप्लाई नहीं कर सकते। हम बोल सकते हैं कि हाँ मैक्सिमम वहां पे नीचे आए होंगे, तो हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल विल रीच एट ग्राउंड स्टेट, ठीक। मैक्सिमम पार्टिकल्स यहाँ पे ग्राउंड स्टेट पे आ चुके होंगे। अगर T = 0 केल्विन होगा, इसका मतलब टोटल पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में आ गए होंगे, टोटल पार्टिकल रीच एट ग्राउंड लेवल, ठीक। इसका मतलब टोटल पार्टिकल ग्राउंड लेवल पे आ चुके होंगे। T = 0 केल्विन का मतलब क्या होता है, फ्रीज होना। फ्रीज जब होगा तो पार्टिकल क्या होगा, सारे कोलैप्स जाएंगे, कोलैप्स होने का मतलब सारे के सारे आपस में चिपक जाएंगे, इसका मतलब सारे के सारे फ्रीज हो जाएंगे, तब सारे के सारे ग्राउंड स्टेट पे आ जाएंगे, ठीक। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो आपके पार्टिकल्स नेचुरल गैस की तरह बिहेव कर रहे हैं। उसके बाद आपका टेम्परेचर थोड़ा सा कम हुआ, बोस टेम्परेचर के बराबर हुआ, देन वहां पे कंडेंसेशन होना स्टार्ट होता है। उसके बाद जब बोस टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसका मतलब आपके पार्टिकल्स ग्राउंड स्टेट पे, मैक्सिमम पार्टिकल्स ग्राउंड स्टेट पे आ चुके होते हैं। जब ये 0 केल्विन हो जाता है तो इसका मतलब यहाँ पे पार्टिकल्स पूरे के पूरे फ्रीज हो चुके होते हैं, ठीक। मतलब समझ रहे हो आप मेरे बोलने का। यहाँ पे फिर आपके पार्टिकल्स ना पूरे के पूरे फ्रीज हो चुके होते हैं, अब पार्टिकल्स अपर लेवल में नहीं होंगे, ठीक। अच्छा, अब इसी चीज का ना आपस में कुछ डेरिवेशंस हैं, कुछ चीजें हैं, मगर वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ डिपेंडेंसीज हैं जो कि आप नॉर्मली ध्यान में रख लो।
जैसे कि बॉक्सअप कर लेना इन चीजों को। बोस्ट टेम्परेचर हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल और वॉल्यूम के पावर 2/3 के। ठीक, अच्छा ये डेंसिटी के भी प्रोपोर्शनल होता है 2/3 के। डेंसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ पार्टिकल बाय वॉल्यूम भी तो होता है, ठीक है। अच्छा, बोस्ट टेम्परेचर तुम्हारा हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक जनरल फॉर्म अगर मैं बोलूं तो जनरल फॉर्म के हिसाब से तुम ये कह सकते हो कि तुम्हारा इसमें एनर्जी भी होती है भाई, एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है रो की पावर एस। एस क्या होता है तुम्हारा? स्पिन ऑफ पार्टिकल्स। ये कुछ प्रोपोर्शनैलिटी चीजें हैं। अगर तुम्हारा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन पे क्वेश्चन आया, देखो क्या होता है वो तुमको मैंने बता दिया। अगर इस पे तुम्हारा क्वेश्चन आया बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन पे, तो तुम्हारे क्वेश्चंस में ना न्यूमेरिकल नहीं पूछता, वो सीधे प्रोपोर्शनैलिटी पूछता है। अब प्रोपोर्शनैलिटी ये होती है, आप इस पे इसका भी अपना डेरिवेशंस वगैरह है, बट आपको ना उस पर इतना फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट डिपेंडेंसीज को याद रखो, ठीक है। तुम्हारे क्वेश्चन इसी में से हो जाएंगे, बाकी तुम्हें कुछ भी करने की कोई नीड नहीं है, ठीक। देन आपका ये भी ओवर। अब आओ तुम ब्लैक बॉडी पे। देखो ब्लैक बॉडी की चीजें देखो। ब्लैक बॉडी क्या होती है? वो पार्टिकल जो कि पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है, जो पूरा का पूरा एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले, दैट इज ब्लैक बॉडी, ठीक। वो हुई ब्लैक बॉडी। अच्छा, अब होता क्या है तुम्हारा, मैं तुम्हें एक नॉर्मल वे में अगर मैं बताऊं तो, जैसे एक एग्जांपल ले लो। देखो मान लो कोई एक स्फेयर है, ठीक है, इसमें कोई छोटा सा होल है, इससे तुम्हारी लाइट अंदर जा रही है, ठीक। होता क्या है, तुम्हारी लाइट अंदर गई, लाइट मतलब फोटॉन्स, मतलब तुम्हारे अंदर जाते हैं फोटॉन्स, ठीक है। अब फोटोन गया, फिर मान लो यहाँ स्ट्राइक किया, फिर यहाँ से यहाँ स्ट्राइक किया, फिर इधर स्ट्राइक किया, इधर स्ट्राइक किया, इधर स्ट्राइक किया, मतलब वो इसी में घूमता रहता है। फोटोन तुम्हारा इसी में घूमता रहता है। अच्छा, फिर होता क्या है, मान लो जैसे मान लो वो आके यहाँ पे स्ट्राइक किया, तो यहाँ पे इसकी यहाँ पे इसका क्या हुआ, इसके स्ट्राइक करने के बाद यहाँ से इसका एक इलेक्ट्रॉन होता है रिलीज, ठीक। जब ये इसके स्फीयर पे, जब ये इसके सरफेस पे अट्रैक्ट करता है, तो इसके अटैक करने पे यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन होता है रिलीज। ये इलेक्ट्रॉन फिर इस स्फीयर में घूमता रहता है, इससे ब्लैक बॉडी की एनर्जी ज्यादा होती है और इसी से ब्लैक बॉडी का रेडिएशन ज्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक। एक एज ए एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं तो हर ब्लैक चीज ब्लैक बॉडी का काम नहीं करती, बहुत डार्क चीज, डार्क ब्लैक जो होता है ना, वही काम करता है। एज एग्जाम्पल प्लैटिनम ब्लैक कह सकते हो, ब्लैक बॉडी का काम करता है ये, ठीक है। प्लैटिनम ब्लैक आप कह सकते हो। अच्छा, ब्लैक बॉडी आप समझे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, इसको ध्यान में लेके चलना। ब्लैक बॉडी में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, n इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा इसमें कांस्टेंट रहते हैं, क्योंकि देखो जो पार्टिकल बेसिकली आ जाता है एक बार, वो जा कहाँ पाता है, बाहर कैसे निकल पा रहा है। होल तो छोटा सा ही है ना, उसके बाद तो होता है कैसे, वो तो सब एब्जॉर्ब ही कर रहा है ना वहां पे। देन उसके बाद इसीलिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होते हैं, क्योंकि जितने पार्टिकल्स इसमें आ रहे हैं उसके बाद रेडिएशन भी तो होगा, ठीक है, और पार्टिकल्स आ ही रहे कंटिन्यूअसली, इसीलिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके इसमें ऑलवेज कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट होते हैं, इस केस में आपका अल्फा 0 होता है। अल्फा क्या है, अल्फा कांस्टेंट होता है तुम्हारा, मतलब कांस्टेंट क्या है, अल्फा एक तुम्हारी वैल्यू होती है म्यू बाई केटी की, ठीक है। के बोल्ट्जमान कांस्टेंट,
टी टेम्परेचर, और तुम्हारा ये केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल ब्लैक बॉडी में ऑलवेज होता है 0। केमिकल पोटेंशियल, क्योंकि ये यहाँ पे ये हो रहा है ना, इसलिए केमिकल पोटेंशियल ऑलवेज इसमें कांस्टेंट होता है। ठीक, जब ये कांस्टेंट होगा इसका मतलब म्यू होगा तुम्हारा 0। जब तुम्हारा म्यू 0 होगा तो तुम्हारा अल्फा अपने आप हो जाएगा 0। ठीक, अच्छा, इस चीज को ध्यान में लेके चलो। उसके बाद इसमें भी कुछ डिपेंडेंसीज है तुम्हारी, जैसे कि देखो इसमें भी तुम्हारे कुछ डिपेंडेंसीज हैं, जैसे कि एन नंबर ऑफ पार्टिकल, हमेशा यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल होता है डी बाई एस के। डी क्या है, डायमेंशन, और एस क्या है, स्पिन ऑफ पार्टिकल। स्पिन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। अच्छा, और देखो एनर्जी तुम्हारी यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल होती है टी की पावर डी बाई एस प्लस 1 के। ठीक, तुम्हारा स्पेसिफिक हीट प्रोपोर्शनल होता है डी बाई एस के। अच्छा, तुम्हारी एंट्रोपी भी ऑलवेज प्रोपोर्शनल होती है वीटी के पावर डी बाई एस के। समझ रहे होंगे तुम लोग, डी बाई एस के, ये इसकी प्रोपोर्शनल होती है। अच्छा, अगर हम वॉल्यूम ना भी लेके चले, मतलब ये टोटल नहीं, इसकी होती है ये, अगर हम वॉल्यूम ना भी लेके चले तो भी एस इनवर्सली तुम्हारा एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टी की पावर डी बाई एस के। ठीक, इसमें तुम्हारा डी डायमेंशन हुआ, एस तुम्हारा स्पिन हो गया। इसको भी ध्यान में आपको रखना है। ठीक, इसको भी आपको माइंड में लेके चलना है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अगर ब्लैक बॉडी से क्वेश्चन पूछता है तो बेसिकली ब्लैक बॉडी ज्यादा तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं। ब्लैक बॉडी से कुछ पूछ देता है कि मतलब नॉर्मल ब्लैक बॉडी क्या होता है, या फिर अगर उसमें पार्टिकल जाएंगे तो पार्टिकल की डेंसिटी बढ़ती है घटती है। तो डेंसिटी तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो ना। ठीक है, अब आप खुद मेमोराइज करो चीजों को, दिमाग में इमेजिनेशन करो कि वहां पे क्या हो रहा होगा क्या नहीं हो रहा होगा। जिस तरीके से मैंने आपको बताया थ्योरी ना कि ब्लैक बॉडी में होता क्या है एग्जैक्टली, तो आप चीजों को थोड़ा सा दिमाग में पिक्चराइज करो कि वहां पे क्या हो रहा होगा क्या नहीं हो रहा होगा, एंड जो हो रहा होगा फिर आप वहां पे वो करो। और उसके जैसे क्वेश्चंस जो आते हैं ना वो डिपेंडेंसीज पे बेसिकली आते हैं, है ना। डिपेंडेंसीज पे बेसिकली आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो डिपेंडेंसीज को थोड़ा सा ना माइंड में लेके चलो कि तुम्हारी डिपेंडेंसी क्या है कैसे है, और इसी से तुम्हारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और देखो भाई, ये तो बात हो गया तुम्हारी ब्लैक बॉडी का। अच्छा, और देखो ब्लैक बॉडी के होने के बाद फेज ट्रांजिशन पे बात कर ले थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा, फेज ट्रांजिशन होता क्या है? फेज ट्रांजिशन इज दैट ओनली कि तुम्हारा कोई भी एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांसफर हो रहा हो। मतलब जैसे तुम्हारा लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा हो, या फिर तुम्हारा गैस से लिक्विड में चेंज हो रहा हो, या फिर सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा हो। जो भी मैटर जब अपना फेज चेंज करता है तो उसको फेज ट्रांजिशन में कंसीडर करा जाता है। वैसे तो ये बेसिकली सॉलिड का भी पार्ट है, बट तुम उसको स्टैट में भी पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ना एंट्रोपी वगैरह गिव्स फ्री एनर्जी वगैरह सब मतलब मांगता है। जैसे फेज ट्रांजिशन तुम्हारे दो में होते हैं, जैसे कि दो में होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर और तुम्हारा सेकेंड ऑर्डर। फेज ट्रांजिशन, ठीक, दो तरीके से होते हैं, या तो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन या तो तुम्हारा सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। अच्छा, इसमें होता क्या है? अगर मैं फर्स्ट की बात करूं ना, तो एक नॉर्मल वे में अगर मैं बोलूं कि द चेंज इन फेज इन विच हीट इज आइदर एब्जॉर्ब और रिलीज, मतलब एक फेज से दूसरे फेज में हम जा रहे हैं, या तो उसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी या तो आपकी हीट बाहर आ रही होगी। ठीक, उसको हम फेज ट्रांजिशन कहते हैं। अच्छा, फर्स्ट में क्या होता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव with respect to other units is being constant। जैसे देखो तुम्हारा ना
कुछ चीजें जैसे तुम्हारा गिब्स फ्री एनर्जी है, एंट्रोपी है, प्रेशर है, तो उसका उसका ऐसा कहते हैं ना कि जिसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कांस्टेंट हो रहा हो उसको फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में कंसीडर करते हैं, जिसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कांस्टेंट हो रहा हो उसको सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में कंसीडर करते हैं। सिंपल सी चीज है ये, ना ज्यादा फैलाना ना समेटना, सिंपल सी बात। जो कि फर्स्ट ऑर्डर में हो रहा होगा उसको फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, और जो कि सेकंड ऑर्डर में कांस्टेंट हो रहा होगा उसको सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन कहते हैं। अच्छा, इसमें कुछ चीजें हैं कि मतलब क्या होती हैं, उनके क्या ग्राफ्स हैं। जैसे तुम्हारे ग्राफ वगैरह थोड़े से इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कभी कभी, तो हम तुम लोग को बताते हैं, ठीक है। हम ग्राफ डायरेक्टली ही बनाते हैं ताकि तुम लोग को थोड़ा सा याद रहेगा। समथिंग 4-5 ही ग्राफ है, ज्यादा नहीं है। देखो, अगर पार्टिकल तुम्हारा ग्राफ गिब्स की अगर हम बात करें, ठीक है, ये बात कर रहे हैं हम गिब्स की, गिब्स फ्री एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम गिब्स फ्री एनर्जी की बात करें देन मान लो ये तुम्हारा ट्रांजिशन लाइन है, ठीक है, ट्रांजिशन लाइन तुम्हारा ये ऐसे इसका ग्राफ आता है, हल्का सा ये बैंड हो जाता है, मतलब यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी का साइन शो करता है, हल्का सा होता है यहाँ पे, ठीक है। ये टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक। सेकेंड चीज तुम्हारे देखो, अगर हम एंट्रोपी की बात करें तो एंट्रोपी तो पूरा डिसकंटिन्यू हो जाता है। देखो जैसे सवाल होगी तुम्हारा टेम्परेचर है, ठीक है, मिड में, तो एंट्रोपी तुम्हारी क्या हो जाती है, एंट्रोपी तुम्हारी पूरी डिसकंटिन्यू हो जाती है, ये है एंट्रोपी, ठीक, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूं स्पेसिफिक हीट की, मान लो, ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट में भी तुम्हारा सेम एंट्रोपी की तरह ही काम होता है। मान लो ये स्पेसिफिक हीट है CV, ठीक है, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हम काम कर रहे हैं, तो ये तुम्हारा नॉर्मल है, तो ये भी ऐसे ही कर देता है, पूरा डिसकंटिन्यू कर देता है, ठीक। मान लो तुम्हारा वॉल्यूम की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो ये हो गया तुम्हारा टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में भी तुम्हारा इसी तरीके से कर देता है। मान लो ये तुम्हारा नॉर्मल हो गया, यहाँ पे ये और फिर ये समथिंग बेसिकली, ठीक है। अच्छा, अगर तुम एंथैल्पी की बात करो तो एंथैल्पी में भी ऐसे ही बनता है, ये तुम्हारा हो गया एंथैल्पी, ठीक है, टेम्परेचर। अगर ये इसकी बात करें तो इसमें भी ऐसे ही बनता है, सेम तरीके से, थोड़ा सा ना बस गिब्स थोड़ा सा चेंज होता है, बाकी समथिंग सब लगभग सेम तरीके से बनता है। अच्छा, कभी कभी ना आपसे पता है क्वेश्चन क्या पूछता है कि आप मुझे बताओ कि स्पेसिफिक हीट फर्स्ट ऑर्डर है या सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है, वो पूछ लेता है। कभी कभी डायरेक्ट वॉल्यूम का पूछ लेता है, ठीक है, ये सब पूछ लेता है कभी कभी। देन इसलिए थोड़ा सा इन चीजों को आप, इन ग्राफ्स को तो स्पेशली थोड़ा सा ना आप माइंड में लेके चलो कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अच्छा, सेकेंड ऑर्डर में पता है क्या हो जाता है, सेकेंड ऑर्डर में यही जो आपका ग्राफ है ना, आप अलग बनाना, हम जो सिमिटाल बना रहे हैं आप अलग बनाना। सेकेंड ऑर्डर में यही आपका ग्राफ चेंज जाता है, मतलब आपका ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा गिब्स फ्री एनर्जी के लिए, यही ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम में जैसे यहाँ पे कट होता है ना, तो वॉल्यूम का ग्राफ हो जाता है आपको समथिंग हल्का सा बैंड, ऐसे ये ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक, ये हो जाता है। एंट्रोपी के लिए आपको मैं बताऊं, यहां से ना हल्का सा कर्व हो जाता है, और ये एंट्रोपी के लिए हो जाता है। ये सब सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के लिए हम बता रहे हैं, जो भी हम चेंज कर करके बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आपके एंथैल्पी में क्या होता है, एंथैल्पी में बहुत हल्का सा बैंड होता है और ये ऐसे हो जाता है, ये आपके एंथैल्पी के लिए होता है, ठीक। और आपके स्पेसिफिक हीट यहाँ पे होता है CP, स्पेसिफिक प्रेशर, स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट होता है ना। और इस देखो CV तुम्हारा क्या होता है, CV तुम्हारा होता है स्पेसिफिक हीट एट पर यूनिट वॉल्यूम, और CP क्या होता है,
स्पेसिफिक हीट एट पर यूनिट इट्स प्रेशर। ठीक, तो यहाँ पे हम सीपी की बात करते हैं, सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में हम सीपी की बात करते हैं। ये तुम्हारा क्या हो जाता है, ये तुम्हारा कुछ ज्यादा चेंज होता है, जैसे कि ये तुम्हारा हो जाता है हाँ ये होता है समथिंग ऐसे, ये सही से बन जाओ भाई, ये समथिंग ये होता है तुम्हारा सीपी, इस तरीके से। ठीक, ये कुछ ग्राफ्स है फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के लिए। इन ग्राफ्स को थोड़ा सा ना दिमाग में ध्यान में लेके चलो, क्योंकि ये सब ग्राफ्स थोड़े से तुम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि आ जाते हैं डायरेक्टली, कभी पूछ देता है ग्राफ वगैरह, तो तुम लोग इस चीज को थोड़ा सा माइंड में लेके चलो भाई, क्या पता कि कुछ भी पूछ ही लेगा तो क्या कर लोगे, है ना। अच्छा, ये हो गया। बाकी कुछ तुम लोग अब ना मेरे से तुम लोग लिख लो, कुछ अपनी डिपेंडेंसीज लिख लो, जैसे कि क्या होता है क्या नहीं, डिपेंडेंसीज वगैरह। एक मिनट, मेरे पास ना कुछ और भी है मेरे को लिखवाने के लिए, एक मिनट, वेट अ मिनट। वेट अ मिनट। एक इम्पॉर्टेंट चीज तुम लोग का फेज ट्रांजिशन में देखो, जो कि तुम्हारा ट्रिपल पॉइंट की तरफ शो करता है, जैसे ये तुम्हारा एक ग्राफ हुआ, इसमें इस तरीके से, शायद इस तरीके से होता है क्या, इस तरीके से ही होता है, ये होता है यहाँ पे सब्लिमेशन, ये होता है ट्रिपलाइजेशन, ये होता है तुम्हारा मेल्टिंग कर्व, ये होता है तुम्हारा मेल्टिंग कर्व। ठीक है, जिसमें से कि तुम्हारा जो फेज होता है वो यहाँ पे होता है सॉलिड, यहाँ पे होता है लिक्विड, यहाँ पे होता है गैस, ये तुम्हारा होता है ट्रिपल पॉइंट। ठीक, ये तुम्हारा होता है ट्रिपल पॉइंट। ये तुम्हारा ग्राफ होता है प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना कि ये तो वैसे तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा, जिस तरीके से पूछता है ये। बाकी तो इसमें तुम लोग को बताने लायक कुछ बचा नहीं है मुझे। हाँ भाई, ये लिख लो प्लीज, ये थोड़ा सा ना कुछ
इम्पॉर्टेंट है। इसकी ना डीजनरेसीज वगैरह थोड़ी सी, वो थोड़ा सा एक इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसको थोड़ा सा लेके चलो। जो तुमको मैंने लिखवाया था ना कि अब सबका तुम लोग को डिपेंडेंसी एक साथ ही लिखवा देंगे कंप्लीट पूरा, वो लिख लो तुम लोग, वो थोड़ा सा ना इम्पोर्टेंट है। ट्रांजिशन में कुछ और बचा नहीं है। अब तुम लोग ना मेरे से डिपेंडेंसीज लिख लो यार, डिपेंडेंसीज थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है इन सॉलिड या स्टैट में भी, इवन थर्मल में भी डिपेंडेंसीज डायरेक्ट पूछता है। तो कुछ इम्पोर्टेंट डिपेंडेंसीज हैं जो मैंने प्रीवियस ईयर और यहाँ वहाँ हर जगह से निकाल के रखा है, तुम तो उसको डायरेक्ट लेके चल लो। ऐसे तुम लोग ढूंढोगे फिर याद करोगे, क्या फायदा। तो डायरेक्टली डिपेंडेंसी थोड़ा सा याद रख लो दिमाग में, थोड़ी सी बेटर ऑन होगी। जैसे कि अभी तुम लोगों को मैंने रो पर डिपेंडेंसी बताई थी, ठीक है, मतलब एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो बताया था। क्या बताया था? 2/3 बताई थी, ठीक है। ये होता क्या है? d/s, ठीक। अगर तुम्हारा ऐसा हो कि रो का डिपेंडेंसी हो एनर्जी पे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा s/d। नहीं रुको, s/d होता है और ये होता है d/s, ठीक है। इस चीज को देखो। उसके बाद अगर रो की डिपेंडेंसी होगी नंबर ऑफ पार्टिकल बाय वॉल्यूम की, तो वो होता है तुम्हारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E। ये सेम होता है, ये तुम्हारा d/s होता है। अगर माइक्रोस्टेट का प्रोपोर्शनलिटी पूछ ले एनर्जी में, तो वो भी होता है d/s, ठीक। ये सब जनरल लिखवा रहे हैं, जिसमें से कि तुम्हारा d डायमेंशन है और s तुम्हारा स्पिन ऑफ पार्टिकल है। जिस भी पार्टिकल के लिए पूछेगा उसके हिसाब से, और जिस डायमेंशन में पूछेगा उस हिसाब से रख के तुम लोग उसको निकाल सकते हो, ठीक है। अगर फर्मी एनर्जी पूछे तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी होती है s के n की पावर s/d। अगर रो नॉट की बात करें हम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू s की पावर s/d + 1, ये होता है। अगर इसकी बात करें तो ये है e की पावर d/s - 1, ठीक। अगर हम इसकी बात करें E0/n, ये तुम्हारा अगर दिया होगा तो इसको ई बार भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो ये होता है d/d + 2 फर्मी एनर्जी, ठीक है। अच्छा, एक तुम और लेके चलो, प्रेशर का भी ले लो। प्रेशर का s/d, ये फॉर्मूला होता है इसका E/v। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है T के, जो कि होता है d/s + 1। इसको नॉर्मल वे में सीधे भी लिख सकते हो, T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T की पावर d/s + 1। इसको भी लेके चल सकते हो इस तरीके से, ठीक है। और तुम्हारा बोस टेम्परेचर का तो मैंने तुमने लिखवा ही दिया। ये ना कुछ इंपॉर्टेंट डिपेंडेंसीज है, ये आपको बिना किसी प्रूफ, मतलब बिना किसी प्रूफ के मैंने डायरेक्ट लिखवाया है। इन सबके ना अपने अपने डेरिवेशंस हैं, जैसे ये कैसे आया, ये कैसे, सबके ना अपने अपने डेरिवेशंस हैं। बट इतना सबका डेरिवेशन करने में समय लग जाएगा यार, और डेरिवेशन किसी को याद भी नहीं रहते, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट लिखवा दिया है। सबका एक जनरल फॉर्म है। जब भी क्वेश्चन पूछे डायमेंशन और स्पिन, आप अपने हिसाब से स्पिन और डायमेंशन को कंसीडर करो जो तुम्हारा क्वेश्चन में गिवन होगा, और चुपचाप से जो भी पूछे तुम चुपचाप से उसमें रखते चले जाओ, तुम्हें डिपेंडेंसी डायरेक्ट मिल जाएगी। जो मैंने पिछले लिखवाया था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन में, वो डिपेंडेंसी, ब्लैक बॉडी की डिपेंडेंसी, ये पूरा पार्ट जो है इसको याद रखना, थोड़ा सा दिमाग में रखना। नॉट इवन फॉर स्टैट और थर्मल, इवन फॉर सॉलिड भी, ठीक है। इन डिपेंडेंसीज को आप दिमाग में रखेंगे, आप याद रखेंगे इन डिपेंडेंसीज को, ठीक है। जैसे याद रखने वाली इतनी कोई चीज है नहीं, आप 3-4 बार देख लोगे तो अपने आप दिमाग में हो जाएगी मेमोराइज। डेरिवेशन कराने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि एक एक का डेरिवेशन इतना आप करोगे नहीं वहां एग्जाम में बैठ करके, टाइम तो इतना होता नहीं करने का, ठीक है। ऑब्वियसली मैंने डिपेंडेंसी लिखवा दी है, ठीक। टिल देन इसके हिसाब से आपका स्टैट और थर्मल मेरी तरफ से होता है ओवर,
और कुछ बच नहीं गया है इसमें आपको पढ़ने के लिए। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मुझे पता नहीं कि आपने क्वेश्चन सॉल्व करा है कि नहीं करा है, क्योंकि आप में से किसी ने मुझे कुछ भेजा नहीं अभी तक सॉल्व कर के, एक के सिवा। तो मुझे पता नहीं आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बट ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं सीनी के बुक का और वाइकेलम, जो मैंने आपको भेजा था ना ग्रुप पर सॉल्व करने के लिए। हम उन्हीं दोनों स्टैंडर्ड बुक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में। और उसके नेक्स्ट वाले में हम स्टैटिक और थर्मल के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं हम वो यहाँ पे आपको सॉल्व करके देंगे, ठीक है। टिल देन स्टार्ट फिर मेरी तरफ से तो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद संडे को आपका टेस्ट है। संडे को ध्यान रखना, कोई गोला नहीं मारेगा और सबको टेस्ट देना है, इट्स कंपल्सरी। जितने भी सारे के सारे हो सबको टेस्ट देना है। कोई ये नहीं कहेगा, कोई ये ना कहे कि हाँ मैम मैं यहाँ पे था तो मैं वहां पे था, कुछ भी नहीं, सबको टेस्ट देना है, इट्स कंपल्सरी, ठीक है। और कंप्लीट स्टार्ट का आपके टेस्ट होगा, ठीक है। देन मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।